So hello everyone. In the previous session we learn about रेशियो एनालिसिस होता क्या है, रेशियो एनालिसिस के कितने टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स किस किस फैक्टर पे वेरी करते हैं. Now in this particular session we learn about liquidity ratio. Guys, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है और इस रेशियो की हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे कंपनी की करंट सिचुएशन. यस, करंट सिचुएशन, राइट. सो लिक्विडिटी रेशियो को हम समझते हैं क्योंकि गाइस हम लोगों को फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, हमें रिसर्च करनी है और रिसर्च और फाइनेंशियल मॉडलिंग दोनों में ना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है. बिकॉज जब हम बैलेंस शीट रिव्यू करते हैं और जब हम इनकम स्टेटमेंट चेक करते हैं तो वहां की कुछ चीजें हैं जो हमें एक क्लियर इमेज देती हैं. और बेसिकली इसमें तो मैं यही बोलूंगा कि आपको सिर्फ बैलेंस शीट ही देखनी है और बैलेंस शीट देखने के बाद आपको ना प्रॉपर इमेज आ जाएगी. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि लिक्विडिटी रेशियो सिंपली वो रेशियो होता है जो ये बताता है कि फर्म की क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है अपने करंट्स के डेट्स को पे करने की. व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी टू पे इट्स करंट डेट्स, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी रेशियो. अब इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन से रेशियोज होते हैं. एक होता है आपका करंट रेशियो, एक होता है आपका क्विक रेशियो और एक होता है आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो. बट गाइस, आपको सारे रेशियोज को नहीं पढ़ना है, आपको उन रेशियोज को पढ़ना है जिससे कि आप लोगों को क्लियर इमेज आए, राइट. और क्लियर इमेज वाले जो रेशियोज हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. चलिए, सो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी तो सारा आपको कंसेप्ट मैं ही समझाने वाला हूं. तो लिक्विडिटी रेशियोज आर अ क्रूशियल क्लास ऑफ फाइनेंशियल मेजर यूज्ड टू एक्सेस डेटर्स, यस, डेटर्स कैपेसिटी टू सेटल करंट डेट कमिटमेंट्स विदाउट द नीड फॉर आउटसाइड फंडिंग. करंट डेट्स की नीड को फुलफिल करते हैं सो दैट मतलब जो डेटर्स की ना एबिलिटी को चेक करता है ये कि वो आउटसाइड फंडिंग को या जितने भी हमारे कहते हैं ना पैसा देना है कंपनी को उसको सेटल डाउन करने की क्या कैपेसिटी है, राइट. इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं. द करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो आर ओनली अ फ्यू एग्जांपल ऑफ द इंडिकेटर यूज्ड टू कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब एक साल की बात हो और कंपनीज के आपको रेशियो कैलकुलेट करने हैं, हम फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे होते हैं, हम रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या है, हमें ना करंट की परफॉर्मेंस जाननी होती है. करंट की परफॉर्मेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर के फॉरकास्टिंग कर पाएंगे. ठीक है सर, मुझे ये बात समझ में आ गई. फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए करंट सिचुएशन को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी रेशियोज अप्लाई करना, प्रॉफिटेबिलिटी मत करना, सॉल्वेंसी मत करना, ठीक है. और मैंने कौन से बताए थे आप लोगों को कि प्री मार्केट या मार्केट रेशियोज, वो मत करना. यहां पे सिर्फ आपको फोकस लिक्विडिटी रेशियोज पे करना होता है. और ये सेशन इसीलिए करा गया है गाइस, जिससे कि आप सभी को ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है इन रेशियोज की और कौन सा रेशियो कब अप्लाई करना है. तो अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रेशियो की. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, करंट रेशियो आपकी स्क्रीन पर है. अब बात आती है करंट रेशियो होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. अब बेसिकली हम लोगों ने अपने एकेडमिक से ही ये जान लिया था कि करंट रेशियो क्या है. 11th स्टैंडर्ड में ही पता लग जाती है ये चीज इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड. बट करंट असेट्स का मतलब क्या है एक्चुअल में. करंट असेट्स आर दूज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. एक साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं करंट असेट, ठीक है. व्हाट इज करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी क्या है. करंट लायबिलिटी इज दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी विच शुड बी पेड ऑफ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. जो पर्टिकुलर लायबिलिटी आपको एक साल के अंदर पे कर देनी चाहिए उसको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी. गुड. अब करंट रेशियो का काम क्या है. करंट रेशियो को आइडल रेशियो क्या है. आइडल मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे से क्वेश्चन ये आता है कि सर
कितनी वैल्यू आ जाए तो हमें समझ में आए कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कितनी वैल्यू आ जाए सर जिससे हमें यह पता लग जाए कि कंपनी बेकार कर रही है। तो सही कर रही है कि गलत कर रही है, डिपेंड किस वैल्यू पे करता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो गाइज इसका एक आइडल रेशियो होता है जो कि होता है 2:1, और ये माना जाता है, माना क्या जाता है, ये एक्चुअल में प्रूवन भी है कि एक लाइबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास कम से कम 2 करंट असेट्स होनी चाहिए। फॉर एवरी 1 लाइबिलिटी यू शुड हैव 2 करंट असेट्स so that you can pay your debts timely, which is a very good thing. The current ratio evaluates company's capacity to cover its total current asset, which include cash, account receivable, and inventories, with its current liabilities due within a year. The better the ratio, the more the liquid business is. मतलब जितना अच्छा आपका रेशियो होगा उतना ही अच्छी आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी। ओके, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप लोगों को क्या करना है, आप यू नीड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो को कैलकुलेट करो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको पता भी है। करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कहां पर मिलेंगे, बैलेंस शीट में मिलेंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड जाओ करंट असेट्स मिल जाएंगे, और लायबिलिटी साइड जाओगे तो करंट लायबिलिटीज मिल जाएंगी। अब जैसे ही करंट असेट्स होते कौन कौन से हैं, ये आपका फर्नीचर लॉन्ग टर्म में आता है। अब इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, डेटर्स जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होने हैं, बिल रिसीवेबल्स जो 1 साल में होने हैं, राइट। दीज आर फ्यू आइटम्स जो कि हमें 1 ही साल के अंदर पे ऑफ करने हैं। स्टॉक जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करना है। सेम अगर मैं बात करूं आपके करंट लायबिलिटीज में, तो आपके बिल्स पेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट, आपके क्रेडिटर्स, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स, दीज ऑल आर करंट लायबिलिटीज विच यू शुड पे ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। सर ये बात मोटी मोटी मुझे समझ में आ गई, और ये भी समझ में आ गया कि 2:1 वाला गेम है। और 2:1 में अब किसी के माइंड में आता है सर बेटर सिचुएशन कब होती है। देखो, एक लायबिलिटी को पे करने के लिए 2 असेट है, तो हम एक बहुत आइडल सिचुएशन में। अगर एक लायबिलिटी को पे करने के लिए 3 करंट असेट्स होंगी, बहुत अच्छी सिचुएशन में। एक लायबिलिटी को पे करने के लिए 4 करंट असेट्स होंगी, और भी ज्यादा बेटर सिचुएशन में। मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर जो कि सिग्निफाई कर रहा है करंट लायबिलिटीज को, वो कम होगा और मैक्सिमम करंट असेट्स होंगी, तो इट सिंपली मींस कि आपकी कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, राइट। अब यही एनालिसिस मैं लोगों से बोलता हूं, एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की वर्कशॉप्स भी लेता हूं और इक्विटी रिसर्च की भी लेता हूं। तो मैं ना हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि गाइस आप जब कैलकुलेट करते हो तो आपको वैल्यू निकल के आ जाती है 3:1, या कभी कभी ऐसे निकल के आती है 1:5, तो उसको सीधा इंटरप्रिटेट करो और लिख दो कि भैया अगर 3:1 आ रही है तो इसका मतलब है कंपनी बहुत सॉलिड सिचुएशन में है, और अगर 1:4 आ रही है तो समझ लो कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में है, क्योंकि कंपनी अपनी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है। कंपनी अपनी करंट मतलब जो अपना शॉर्ट टर्म डेट्स हैं उनको पे करने में केपेबल नहीं है, क्योंकि यही तो रेशियोज हमें क्लियर इमेज दे देते हैं। ठीक है सर, तो यहां करंट रेशियोज मैंने कवर कर लिया। अब बात आती है आपके क्विक रेशियो की। क्विक रेशियो क्या है, हमेशा ध्यान रखना, क्विक रेशियो जो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं कि करंट रेशियो का छोटा भाई है। यस, क्विक रेशियो करंट रेशियो का छोटा भाई है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है ना वो करंट असेट्स वाली ही होती हैं, और हम लोगों ने एक पढ़ा भी हुआ है इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, बट मैं उसको नहीं बताऊंगा आप लोगों को। मैं आपको ये वाला कंसेप्ट समझाऊंगा, बिकॉज इस कंसेप्ट से हमारी मैक्सिमम जो हमारी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, क्विक रेशियो इक्वल्स टू सी प्लस एम एस प्लस ए आर डिवाइडेड बाय सी एल। अब ये फॉर्मूला क्या है सर? सी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। एम एस इक्वल्स टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ए आर इक्वल्स टू अकाउंट रिसीवेबल्स, सी एल इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज। ठीक है, द क्विक रेशियो एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री
देखिए मैंने क्या बताया था, द क्विक रेशियो एक्सक्लूड्स इन्वेंट्री फ्रॉम करंट assets since it evaluates a company capacity to pay its short-term obligation with its most liquid assets. It is also referred to the asset test ratio. जब हम इसके अंदर से हटा देते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक हटा देंगे करंट असेट्स में से, तो वो बन जाएगा आपका क्विक रेशियो। ठीक है जी सर, ये बात समझ में आ गई। अब फिर वही बात आती है, सर इसकी आइडल सिचुएशन क्या है? सर 1:1 इज द आइडल रेशियो। मतलब अगर क्विक रेशियो तुम्हारा 1:1 आ गया, क्योंकि लिक्विड असेट हो गई। अब एक चीज सोचो, इसका फॉर्मूला क्या बनना है? इसका फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से ये बनना है, करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, ठीक है जी। अब इसके लिए हमें क्या समझना है? इसके लिए गाइस हमें बस एक चीज ये समझनी है कि इसका कंसेप्ट आगे कैसा जाएगा, इसको हम सोचेंगे कैसे, इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम इसको इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं यानी डिनोमिनेटर, फिर से वही आ जाओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कहानी है। न्यूमिनेटर सिग्निफाई कर रहा है आपके किसको? लिक्विड असेट को, ठीक है, क्योंकि हमने करंट असेट्स में से स्टॉक्स हटा दिए। और डिनोमिनेटर आपको सिग्निफाई कर रहा है आपकी लायबिलिटीज को। ठीक है सर, और आइडल रेशियो है 1:1। मतलब एक करंट लायबिलिटीज के लिए एक लिक्विड असेट हो कि, तो ये आइडल सिचुएशन है। जब ये दोनों बराबरी पे खेलते हैं तो आइडल सिचुएशन है। ठीक है, अब मैं कहूं कि आपकी लिक्विड असेट्स बहुत अच्छी हैं और करंट लायबिलिटीज कम है, तो कैसी कंडीशन है? सुपर डुपर हिट वाली कंडीशन है। ठीक है, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं और आपकी लिक्विड असेट्स कम होती जा रही हैं, तो इट सिंपली मींस कि फर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं कंपनी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पा रही है। सो गाइज हमेशा ध्यान रखना, जब फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हो ना, तो फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते टाइम ही ये सारे फॉर्मूलाज अप्लाई कर लिया करो, रेशियो एनालिसिस कर लिया करो। बहुत सारी इमेजेस क्लियर हो जाती हैं एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, आंसर वहीं आने लगता है। बाकी की गेम हम लोगों की प्रोजेक्शंस की है वो हम कर लेंगे, बट एटलीस्ट हमें करंट सिचुएशन तो पता लग जाती है। चलिए सर, आपने करंट रेशियो समझा दिया, क्विक रेशियो समझा दिया। अब बात आ रही है सर मेरे तीसरे रेशियो की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको समझना चाहता हूं कि ये है क्या। तो यार मैंने इसके अंदर ना एक कंसेप्ट लिया है जिसका नाम है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। मोस्टली लोगों ने ये वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, मोस्टली लोगों ने, और अगर पढ़ा भी होगा तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो उसको भूल चुके होंगे। ओके सर, DSO इक्वल्स टू एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ओके, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू पर डे। अब यार ये एक चीज समझ में नहीं आई कि सर ऐसे फॉर्मूले लिख देते हो, इसको एक्सप्लेन कौन करेगा, और हमें तो याद ही नहीं करना। और मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, वेन एवर आई टेक अ पर्टिकुलर सेशन, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, डोंट लर्न एनी फॉर्मूला और एनी कंसेप्ट, ट्राई कि आप उसका गेम समझ पाओ कि इसका कंसेप्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझते हैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स होता क्या है। इसमें कुछ नहीं करना, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल्स, ठीक है, उसमें आप माइनस कर लो क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग, या आप उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो जैसे ही आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 करते हो ना, आपको आंसर आ जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ही तो निकालना है। ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए आप सिंपली एक फॉर्मूला लगाना और रेवेन्यू पर डे निकाल लेना। अब रेवेन्यू पर डे कैसे निकालेंगे सर, हमें तो रेवेन्यू बहुत बड़ी वैल्यू होती है। यार सिंपल सा फंडा है, अगर 1,00,000 रुपए कंपनी कमा रही है पूरे साल में, तो 365 से उसका डिवाइड मारो और सिंपली आपके सामने ये वैल्यू आ जाएगी, रेवेन्यू पर डे। कितना कमाती है कंपनी एक दिन के अंदर। सही है सर। अब DSO में ये जो आपने डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग लिखा है, ये कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा वो समझाइए सर। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर लेते हैं। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग इज द एवरेज पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स अ बिजनेस
to receive payment after making a sale. Okay. A high DSO indicate a business is locking up capital in receivables and takes an excessively lengthy time to collect payment. DSO are typically computed quarterly or annually. Guys, मैं हमेशा ना उन चीज़ों को अपनी स्लाइड्स में लेता हूँ, प्रेजेंटेशंस में लेता हूँ, लेक्चर्स में लेता हूँ, जिनकी इंपॉर्टेंस रियल लाइफ में और जिनको समझना बहुत ज़रूरी है. डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, जैसा कि मैंने ऊपर से ही हम लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो हमारे पर्टिकुलर ऑडियंस है, जो हमारे लर्नर्स होते हैं, उनको ना थोड़ा सा लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आता है. उसका रीज़न है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ना चीज़ें जो लिखी हुई होती हैं वो ज़्यादा समझ में आती है. तो मैं हमेशा ना कुछ ऐसी लाइन लिख देता हूँ जो आपके माइंड में रह जाए, और वही चीज़ मैंने इसके अंदर लिखी है. डे सेल्स आउटस्टैंडिंग कंसेप्ट क्या है? मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, मैंने कोई सामान बेचा, ठीक है, और मैंने फॉर एग्जाम्पल आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को मैंने आज एक सेल करी मैंने एक प्रोडक्ट की, ठीक है, 1 लाख रुपए की, जिसका पैसा मुझे 15 दिन में आ रहा है, ठीक है, एक इंसान से जिसका नाम है एक्स, और एक पैसा मैंने 1 लाख रुपए की और सेल करी जिसका मुझे अमाउंट 30 दिन में आ रहा है, जिसका नाम था वाई. तो आप मुझे बताइए कंपनी के लिए कौन सी सिचुएशन अच्छी है? एग्जैक्टली सबका ही जवाब सही है कि सर एक्स वाला जो 15 दिन में पेमेंट कर दे रहा है वो हमारे लिए सही है, जो वाई है वो हमारे लिए बेकार है क्योंकि वो हमसे 30 दिन तक ले रहा है, मतलब वो हमारी कैपिटल को ब्लॉक कर रहा है 30 डेज के लिए. तो गाइस इन्हीं चीजों को आपको ध्यान रखना है जब आप लोग बैलेंस शीट पढ़ते हो. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आई सॉ मेनी पीपल हु आर रियली गुड इन कैलकुलेशन प्रोजेक्शंस, बट उनका एनालिसिस बहुत बेकार होता है. वो पता है उनको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है, वो प्रोजेक्शंस करते हैं. तो हमेशा ध्यान रखना, अब आपको देखना है कि कंपनी का पैसा कितने टाइम तक मार्केट में ब्लॉक है. जितना मिनिमम टाइम के लिए ब्लॉक है उतनी ही कंपनी बढ़िया है, राइट. तो जब भी आप लोग कोई भी रेशियोज एनालिसिस करोगे तो इस वाले कंसेप्ट को लगा लेना. उसी समय आपको करंट की सिचुएशन पता लग जाएगी और आप ये भी बता दोगे कि आने वाले टाइम में कंपनी को टाइमली कितना कितना पेमेंट आ जाएगा, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग सर. सो गाइज यहां पर मैंने कवर कर दिया आपका लिक्विडिटी रेशियो, और लिक्विडिटी रेशियो में मैंने आपको ज्यादा नहीं समझाया है, मैंने उसका मीनिंग समझा दिया. मैंने आपको 3 रेशियो समझाए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं रेशियो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से और रिसर्च के पर्सपेक्टिव से. आपको करंट रेशियो को देखना है, आपको क्विक रेशियो को देखना है, और आपको डीएसओ देखना है, डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग. इन 3 को कैलकुलेट करो और पता कर लो कि पर्टिकुलर कंपनी की क्या कैपेसिटी है करंट की किस पेमेंट की. ओके, तो करंट की जैसी आपको सिचुएशन पता लग जाएगी, अपना एनालिसिस उसके अंदर इंटरप्रिटेट करना स्टार्ट कर देना. अगर मान के चलो आपका करंट रेशियो 1:3 आया तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है करंट रेशियो के हिसाब से. लिक्विडिटी में अगर आपकी लायबिलिटीज 5 है और आपकी लिक्विड असेट 20 है तो आपको पता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है. आपके डे सेल्स आउटस्टैंडिंग में आए, अगर आपको 15 दिन के अंदर पैसा मिल जाता है एज कंपेयर टू दी अदर कंपनीज जिनको 30 दिन बाद मिलता है, 35 दिन बाद मिलता है, तो आपको पता है मार्केट में आपकी कैपिटल ज्यादा टाइम के लिए ब्लॉक नहीं हुई. तो तीनों ही फैक्टर में कंपनी को पॉजिटिव रैंकिंग देना और अपने मॉडल में भी पॉजिटिव रैंकिंग करा देना यार. सो गाइज इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूं. आई होप आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा. इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग मिलने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो के साथ, और बिलीव मी इतना मजा आने वाला है उसके अंदर कि आप लोग जब उस सेशन को अटेंड करोगे तो आपको लगेगा सर प्रॉपर लर्निंग हो गई हमारी. तो गाइज हमेशा एक ही चीज बोलता हूं यार, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड प्लीज पीछे वाले को रिवाइज भी करते रहो सो दैट आगे वाला बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए. थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन.